Hello everyone, welcome to CBSE Booster. This is Nida Khan, your own teacher and mentor. So आज हमारी नया चैप्टर की स्टार्टिंग होने जा रही है, जो हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इजी भी है, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हट भी चुका है ना। समझ गए होगे आप लोग। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, फिर हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो इसमें से एवोल्यूशन हट चुका है, आपके लिए डिलीटेड है वो सिलेबस इस बार। तो हमने पढ़ना है मेन क्या, हेरिडिटी। फिर भी चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखो, हर चीज़ जो भी बुक्स बनाते हैं वो कोई ऐसे वैसे लोग तो होते नहीं हैं, है ना। बहुत लर्नेड एकदम होते हैं अपनी फील्ड में, और जो भी सिलेबस सेट करा जाता है वो एक वे में होता है, एक रूटीन में होता है, इस तरीके से कि हर आगे वाली चीज़ पीछे से लिंक्ड होती है, ठीक है। इसीलिए क्यों कहा जाता है, जब भी आप कुछ नया पढ़ने बैठो, जो आपने कल पढ़ा है आप उसको रिवाइज करो। एक तो वो सॉलिड हो जाता है, पक्का हो जाता है, और फिर एक आगे वाले टॉपिक से पीछे की कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे कनेक्शन बना के पढ़ते हैं ना, जिसे माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा जाता है, एक मैप सा क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में, तो वो फिर लिंक ना टूटता नहीं है। इसीलिए सिलेबस भी इस तरह से बना होता है। इवन क्लासेस भी ऐसी फॉर्म होती हैं, अगर कोई टॉपिक है 6th में आपको पढ़ाया गया, उसकी एडवांस फॉर्म 7th में पढ़ाई गई, फिर 8th में, ठीक है। आपने जैसे फाइबर्स पढ़ा होगा, वो इसी तरह से डिवाइड था एनसीईआरटी में, ठीक है। सो आपने इससे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा, वो इसीलिए पढ़ाया गया क्योंकि रिप्रोडक्शन हमने सब समझ लिया क्या होता है, कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है, ह्यूमंस में कैसा होता है ना। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सब कुछ हमने समझ लिया। उनमें जो आपस में कॉप्यूलेशन होता है, फ्यूजन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता है तो क्या होता है, ये सब कुछ हमने समझ लिया, है ना। और फिर जब वो हो गया भाई, तो रिजल्ट निकल के आता है ना, जो बच्चा होता है, फिर क्या होता है, फिर बात होती है, ओहो ये किसकी तरह लग रहा है, होता है ना, डिस्कशन होता है ना। जब बच्चा पैदा होता है, मम्मी पर गया है, पापा पर गया है, या घर पे किसी और पर गया है ना, तभी तो ये सारी बातें डिस्कस होना शुरू होती हैं। सारा रिप्रोडक्शन के कंप्लीट प्रोसेस के बाद की बातें हैं, तो इसलिए ये बाद में इसको रखा गया है। अब ये सब डिस्कस होना शुरू होता है। तो ये क्यों कहा जाता है, किस बेसिस पे ये बातें होती हैं, क्योंकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है ना। उन दोनों के ही गैमीट्स के फ्यूजन से वो फॉर्म हुआ था, डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, तो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शामिल है, ठीक है। और यही जब कहा जाता है कि बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स के लेकर आया है, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिट करना कैरेक्टरिस्टिक्स को, और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक प्रॉपर अच्छी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्रेट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होते हैं ना, कि इसकी आइज का कलर ऐसा है, इसके हेयर कर्ली हैं, इसकी मम्मी की तरह हैं, है ना, या उसके हेयर स्ट्रेट हैं, वाओ ये टॉल है ना, या ये छोटा रह गया, ये सारी बातें, ये कैसे ये अपने पापा पर चला गया, ऐसा हो गया, तो ये सब हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं, यही सब देख करना। तो ये सब क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम ट्रेट्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस चीज़ को पहले यहाँ पे हमने क्या समझना है, हेरिडिटी, पासिंग होना, पास होना इन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और इन ट्रेट्स का, ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छी लैंग्वेज में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट्स। तो ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होना, पास होना, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। ऑफस्प्रिंग्स को प्रोगेनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये हेरिडिटी कहलाता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये पास होते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे सैफ अली खान है, उसका बेटा उसकी तरह लगता है, बड़ा वाला बेटा, आई थिंक इब्राहिम नाम है उसका। तो क्या उसने इनहेरिट किया, ठीक है, अपीयरेंस, अपने फादर के वो ट्रेट्स, ठीक है, वो कैरेक्टर्स। तो ये सब क्या है, इनहेरिटेंस। अब ये बताओ, जब ट्रेट्स कैरी करता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग लेकर आता है, ट्रांसमिट होते हैं उसके अंदर, पास डाउन होते हैं, तो क्या एग्जैक्टली वो क्या सेम कॉपी होता है। ये सारी बातें रिप्रोडक्शन जब मैंने पढ़ाया है बेसिक, इसीलिए लंबी क्लास कर दी थी उसकी, तभी सब क्लियर कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास देखें, लेकिन मैं फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ, क्योंकि रिकॉल करने से अभी मैंने बताया लिंक बन जाता है, ठीक है। तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, रिप्रोडक्शन के समय डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कॉपीज़ क्रिएट होती हैं, बता रखा है ये पूरा प्रोसेस।
तब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप कोई गन्ने की फसल देखो, शुगर केन की, आपको उसमें बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो सेम लगेंगी इसकी स्पीशीज़। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअली जो है वो उस समय नहीं हुआ है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करके उनको बनाया गया है, प्रोड्यूस करा गया है। बट यही आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी होते हैं, ठीक है, चाहे प्लांट्स में हो चाहे हम ह्यूमंस में हो, क्या होता है आपने देखा होगा, सेम कॉपीज़ नहीं होती, एग्जैक्टली तो नहीं होते हैं ना, कुछ चीज़ें तो अलग हो जाती हैं ना। क्यों हो जाती हैं? यही चेंज होना, यही अलग हो जाना, यही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। वेरी का मतलब ही होता है चेंज, ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं आती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक फादर एक मदर, ठीक है। उसके अपने कुछ इंडिविजुअल ट्रेट्स थे, उसके अपने दोनों ने मिला के उसमें ट्रांसफ़र करे तो उसके एक नए तरह के ट्रेट्स हुए और उसने दोनों के ही अपने अंदर लिए, इनहेरिट किए, ठीक है। तो इसलिए वेरिएशन आया उसमें, दोनों का मिक्सचर है वो, ओके। तो एग्जैक्टली किसी की तरह नहीं लगेगा, कोई कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, कोई थोड़ा सा रिसेसिव हो जाता है, मगर होता दोनों का है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसमें जो चेंजेस हैं ह्यूमन बीइंग सब, फिर भी हम लोग सब अलग क्यों हैं, ठीक है। पहचान हो जाती है, ये है, ये वो है, क्यों हम लोग पहचान लेते हैं ना सबको, किसी को देख के, इसीलिए क्योंकि हम में वेरिएशन है। लेकिन है तो ह्यूमंस, होमोसेपियंस हैं सब, ठीक है, हम पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, बट फिर भी हमारे अंदर वेरिएशन है। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता रखा है, फिर भी मैं दोबारा बता दे रही हूँ। वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, सर्वाइवल के लिए मदद करता है, ठीक है। जैसे कि ये रूल पढ़ा जाता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। किसी ने अपने अंदर ऐसे कैरेक्टर, ऐसे ट्रेट्स पैदा कर लिए, मान लो एक जगह थी, वहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ रहा करती थी, ठीक है, उसको बहुत कम पानी की, सूखे की रहने की आदत थी, मान लो वहाँ आ गई बाढ़, काफ़ी स्पीशीज़ मर गई, कुछ वैसी हो गई, और काफ़ी उसमें बहुत कम जो थी वो सर्वाइव कर गई। वो सर्वाइव कर गई मतलब उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसा कर लिया पैदा कि अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर लिया उस एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए भी, ठीक है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए भी अडेप्ट कर लिया, मतलब वो उसके अंदर सर्वाइवल बढ़ गया। तो ये किसके लिए डील करता है? ये सर्वाइवल के लिए हो गया। दूसरी बात हो गई, एवोल्यूशन का बेसिस बनता है ये। एवोल्यूशन क्या है? आज हम ह्यूमन बींग्स जैसे दिख रहे हैं, क्या हम बहुत पहले भी ऐसे थे? नहीं, हम ऐसे नहीं थे, है ना। बंदर के टाइप के धीरे धीरे इवॉल्व करा गया, ठीक है। वेरिएशन आए जब नए नए तरह के, उसने ही तो पॉसिबल करा कि आज हम इस तरह के लगने लगे, तो ये अच्छे के लिए हुआ ना, वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस बना, ठीक है। और उसके बाद क्या? न्यू ट्रेट्स, अच्छे ट्रेट्स हमारे अंदर पैदा हो गए, जिससे एक अच्छे तरीके का ऑर्गेनिज्म निकल कर आया। सो ये बात हो गई क्या? इम्पॉर्टेंस की, कि इम्पॉर्टेंस क्यों है वेरिएशन की। अब मैंने बता दिया है ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझ गए हो आप, जो भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है। अब ये ट्रेट्स भी 2 तरह के होते हैं फर्दर। एक होते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स, अक्वायर वर्ड से ही समझ लो कि मतलब जो हम किसी से लें, ठीक है, अक्वायर करें, तो वो हो गए हमारे कैसे? अक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। जैसे मतलब किसी से लें का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स से लें, मतलब जो हम बाहर से हम खुद अक्वायर करें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। सो अक्वायर मतलब जो हम अपने पैदा होने के बाद अक्वायर करें। मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, भले ही वो डांसर के परिवार में पैदा हुआ, तो क्या वो निकलते ही डांस करना शुरू कर देगा? ऑटोमेटिक आ जाएगा उसको? ऐसा नहीं होगा ना, उसको भी सीखना पड़ेगा, है ना। बाहर आके स्विमिंग है, ये भी उसको सीखनी पड़ेगी, है ना। लर्निंग जितनी भी होती हैं वो अक्वायर्ड ट्रेट्स में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हम आफ्टर बर्थ, क्या लिखा है? एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद हम अक्वायर करते हैं। और ये होते क्या है? ना ही इनहेरिट होते हैं, ना ही ट्रांसमिट होते हैं, मतलब हमें भी नहीं मिले अपने पेरेंट्स से, और ना ही हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को दे पाएंगे, ट्रांसमिट कर पाएंगे, ना इनहेरिट कर पाएंगे अपने पेरेंट्स से, ना ट्रांसमिट कर पाएंगे अपने ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। ये अक्वायर्ड है, जो खुद इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता है आके, ये अक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब जैसे पियर्सिंग ऑफ ईयर, ये एग्जाम्पल है सभी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट, कि भाई कान छिदवा लिए, तो अभी थोड़ी कि आज मैंने छिदवा लिए हैं तो कुछ ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि जो मेरे बच्चे होंगे वो छिदे छिदाए पैदा हो जाएंगे उनके कान, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। उनको भी आगे चल के ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये हो गए आपके अक्वायर्ड ट्रेट्स।
दूसरे होते हैं आपके इनहेरिटेड। अब ये जो आपके पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिट वर्ड से समझो ये आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, इनहेरिटेंस में, विरासत में जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड भी होते हैं एज वेल एज ट्रांसमिटेड भी होते हैं। इनको हम लेते भी हैं और अपने पेरेंट्स से और आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है। और ये होते कब हैं, जैसे ये आफ्टर बर्थ है, ये आपके कब है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तभी तो ये सारा प्रोसेस होगा। जब डीएनए रेप्लिकेट होंगे उसी पे जीन्स होता है, ये सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये कोड्स के आई का कलर ऐसा होना है कि बालों को ऐसा होना है, ये सब कब डिसाइड हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कर्ली हेयर, मदर के कर्ली हेयर हैं तो बच्चे के भी कर्ली हेयर हो गए। आइज का कलर ब्राउन है किसी एक का, दूसरे का ग्रीन है, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आ गया। ये हो गए आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स, समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी बेसिक बात थी, इतना हमने समझ लिया। अब हम आगे चलेंगे, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारे आगे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मेनली क्या पढ़ना है, ये सारी बातें। एक बात और रह गई कि ये जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन की है सारी बात, कि ये हेरिडिटी और वेरिएशन, इसके बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है, ठीक है, वो ब्रांच आपकी जेनेटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस हेरिडिटी और इस वेरिएशन की जो भी स्टडी करी जाती है कि भाई कैसे कैरेक्टर्स आते हैं, कैसे वेरिएशन होती है, जो भी होती है, इस ब्रांच को जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोला जाता है। कहने को उन्होंने ये टर्म क्वाइन नहीं करी थी, मगर उन्होंने इस पर काम बहुत किया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क उन्हीं का है, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट हमने पूरा समझना है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। उससे पहले हमने क्या समझना है, हमें समझना है बेसिक टर्म्स कुछ। जब तक हमें वो बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होंगी तो हमें आगे की बातें समझने में परेशानी होगी, ठीक है। सो डायरेक्ट मेंडल पे, उसके एक्सपेरिमेंट पे, उसके पोस्टुलेशंस पे, ठीक है, इस पे आने से पहले, ठीक है, उसकी लॉज वगैरह से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए, हम पहले उनको समझेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो उसमें सबसे पहली टर्म हमारी क्या है, डीएनए। डीएनए आप लोग सब जानते हो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपने सेल्स के बारे में पढ़ रखा है ना, 9th क्लास में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है कि ये सेल है, मान लो हमारी बॉडी की जो है बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। हमारी बॉडी सेल से बनी थी, जैसे मकान है उसकी बेसिक यूनिट ईंट है, ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी की सेल है। सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है जिसमें आपकी सारी सेल ऑर्गेनील्स पड़ी रहती हैं, और ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है आपके वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, ठीक है। हर सेल में इतने सेल्स हैं हमारे अंदर, उन इतने ही सेल्स में इतना ही न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये सारा हर अलग अलग सेल में, हर उसके अलग न्यूक्लियस में सारे डीएनए प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, और ये आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये फुल फॉर्म आपको पता है, इसकी बता दी मैंने, ठीक है। उसमें क्या है, अब यही जो आपके ये स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए रायते की तरफ फैले हुए पड़े रहते हैं, तब ये आपके क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिन कहलाते हैं, ठीक है। तब हम इनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और जब ये अपने आप को असेंबल कर लेते हैं, एकदम कंडेंस कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, कब करते कब है ये ऐसा, मैंने पहले बता रखा है, सेल डिवीजन के टाइम पर, जब सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड होगा ऑब्वियसली ज़्यादा बनेंगे, है ना, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। तो जब वो ज़्यादा लोगों को इतनी ही जगह में रखने के लिए आपको अपने आप को छोटा करना पड़ेगा ना, हाँ भाई तुम भी आ जाओ, और भाई तुम भी आ जाओ, तो ये अपने आप को असेंबल कर लेते हैं ऐसे। तो वो इनकी जो असेंबल्ड फॉर्म होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो क्रोमोसोम्स कहलाती है। देखा होगा आपने, ऐसे करके इस वे में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये अपने आप को ऐसे कर लेते हैं तब ये क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। अब इन डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, इनके ऊपर छोटे छोटे से, जैसे कि ट्रेन है उस पर बैठे हुए हैं अलग अलग डिब्बे, क्या, जीन्स, ठीक है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं इन्हीं के ऊपर, ठीक है, कि पर्टिकुलर कोई सेगमेंट है, ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, डेटा कैरी करते हैं, ठीक है। यही ट्रांसफ़र होते हैं, कहते हैं ना जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं पेरेंट्स से, है ना, तुम्हारे अंदर। ये इसीलिए कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन उसकी इस तरह से तुम्हारे पास ट्रांसफ़र
होकर आई है, मदर की भी आती है, फादर की भी आती है ना, जिसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो आ जाता है। तो जीन्स क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन है जो इसमें प्रेजेंट होती है सेगमेंट्स में अलग अलग, हर सेगमेंट अलग इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। मान लो ये आपकी आई के कलर के बारे में बता रहा है, क्यों, किसके थ्रू करता है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू, ठीक है, प्रोटीन के थ्रू ही ये आपकी इंफॉर्मेशन होल्ड करे रहता है, ठीक है, आरएनए की फॉर्म में। तो ये जो है क्या, ये आई कलर के लिए है। दूसरा सेगमेंट मान लो है वो टॉलनेस के लिए है, कोई है वो डार्कनेस के लिए है, सब अपने अलग अलग, कोई हेयर कलर के लिए है, कोई हेयर के टेक्सचर के लिए है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं जीन्स में होती है प्रेजेंट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, जीन्स। फिर अब ये तो बात हो गई, ठीक है, कि हाइट है, हाइट मान लो जीन्स में हमें पता चल रही है, ठीक है। अब इन्हीं जीन्स की ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, जैसे अभी मान लो मैंने बोला हाइट को लेके, अगर हाइट, कोई पर्टिकुलर जीन हाइट के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि हाइट कैसी होगी, तो ये जीन बता रहा है। अब हाइट के अकॉर्डिंग टॉल भी हो सकता है ना, शॉर्ट भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, बिल्कुल ही बॉना टाइप, है ना। तो ये जो इसकी अलग अलग वैरायटी है, मान लो आई कलर है, आई कलर अपने आप में जीन बता रहा है, कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन आई कलर की, ठीक है। वो आई कलर ब्राउन भी हो सकता है ना, वो ब्लैक भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो हेजल भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, जो जो आई कलर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग उसकी फॉर्म्स, ठीक है, ये पर्टिकुलर आई कलर या हाइट ये जीन्स बता रहा था, और ये जो उसकी फॉर्म्स हैं अलग अलग के, वो और कैसी हो सकती हैं, ये फॉर्म्स आपकी एलील्स कहलाती हैं। समझ में आई बात, हाइट या आई कलर जीन्स बता रहा है, और आई कलर अलग अलग जो टाइप्स का है, जो उसकी फॉर्म्स हैं, कि ब्राउन भी है, ग्रीन भी है, ठीक है, इस तरह से ब्लैक भी है, हेजल है, ये एलील्स हैं उस पर्टिकुलर जीन की, ठीक है। अब ये एलील्स फर्दर जो होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं, एक डोमिनेंट होती हैं, एक रेसेसिव होती हैं। ये इसीलिए होती हैं भाई, ये तो हमें पता चल गया। अब आगे ये डिसाइड कैसे होगा कि भाई मान लो पापा की ब्राउन आइज़ हैं और मम्मी की ब्लैक आइज़ हैं, अब दोनों में लड़ाई चल रही है, नहीं मेरा वाला ट्रांसफ़र होगा कि मेरा वाला ट्रांसफ़र होगा, तो कौन करेगा, क्या लड़ते रहेंगे, तो जो डोमिनेंट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्लैक मानो डोमिनेंट है, तो ब्लैक कलर की चांस है कि बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में ब्लैक कलर की आइज़ हों, अब चाहे वो फादर की हों या मदर की हों। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही डोमिनेंट, लोग कहते हैं ना हावी होने वाले, जो दूसरों पे हावी हो जाते हैं, जिनका दबदबा होता है, तो जो डोमिनेंट होगा वही आगे जीत जाएगा, ठीक है। दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों के पास दोनों के ट्रेड्स फादर मदर के, तो डोमिनेंट ही आ गया, ठीक है। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है तो भी डोमिनेंट आएगा, अब दोनों ही रेसेसिव हैं तब तो रेसेसिव ही है, ठीक है। तो ये दोनों इसके टाइप हो गए, समझ में आ गया, डोमिनेंट क्या और रेसेसिव क्या। इसको कहो तो और थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है। चलो उससे पहले ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड समझ लो। डिप्लॉयड, डी डाई से बना है वर्ड, मतलब दो, डबल है तो डिप्लॉयड, और उसका आधा हो गया, सिंगल है तो उसका हाफ, ठीक है, हैप्लॉयड, तो उसका डबल का हाफ मतलब एक, तो हैप्लॉयड, ठीक है। तो ये आपके डिप्लॉयड और हैप्लॉयड होते हैं, ये पता ही आपको। जैसे मान लो जो आपके सेल्स होते हैं उनमें आपके पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, हमारे 23 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स टोटल हैं। अब उसमें क्या होता है ना कि सब तो डबल होते हैं, बट आपने देखा होगा जो बाकी सारे सोमैटिक सेल्स, बट जो गैमीट्स होते हैं जिनको सेक्स सेल्स बोला जाता है वो सिंगल होते हैं, ठीक है, वो 23 होंगे, 23 पेयर नहीं होंगे, 23 नंबर होंगे, 23 दूसरे, मान लो ओवा में 23 है तो उधर स्पर्म में होंगे, जब उनका फ्यूजन होगा वो मिलके 46 हो जाएंगे, इसीलिए वो हैप्लॉइड रहते हैं। वरना तो पता चले वो उसके पास भी 46 है, स्पर्म में भी 46, ओवा में भी, तो मिलके तो ऐसे तो ये कितने हो गए 92, तो बहुत हो जाएंगे ना, तो इसीलिए ये हैप्लॉइड होते हैं, बाकी डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया, अब हमने समझना है, ऐसा रह गया इसका, हाँ अब हमने समझना है, मान लो टॉलनेस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं,
कोई पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया कि कोई फॉर्म है ऐसे, सब डबल डबल उसमें होते हैं ना, अभी बताया है, ये है, तो इसमें देखो सब दोनों के सेम लग रहे हैं, ये भी मान लो टॉल वाली ब्रीड है, ये भी टॉल वाली ब्रीड है, तो ये बताओ, अभी मैंने बताया ये डोमिनेंट है, जैसे मान लो यह टी बड़ा वाला क्या है, डोमिनेंट, और छोटे टी को हम लोग क्या मान लेंगे, रेसेसिव, हल्का वाला, तो ये बताओ ये भी टी है, ये भी टी है, तो आगे ऑफस्प्रिंग की बनने की क्या चांस है, जब दोनों ही डोमिनेंट है ना, तो आप समझ ही जाओगे कि टी ही क्रिएट होगा, है ना, टी टी, तो ये डोमिनेंट वाला है, और ये कंडीशन जो होगी, ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कहलाएगी होमोजाइगस, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे सेम ही टाइप के आपके एलील्स हों, ठीक है, सेम सेल्स जो हों वो सेम टाइप के एलील्स कैरी कर रहे हों, वो आपके कहलाएगी क्या, होमोजाइगस। समझ रहे हो बात को, कंडीशन। अब ये शॉर्ट में भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये टॉल, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को जिसमें सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों हाइट के एलील्स कैसे हैं, टॉल वाले, ये वाला टी हमने किसके लिए रखा है, टॉलनेस के लिए, ठीक है, और ये कैसा है, ये डोमिनेंट है, कैपिटल है तो ये कैसा है, ये डोमिनेंट है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है, ये हमारी इस टाइप की वैरायटी आएगी। अब मान लो इसी में क्या होता, एक टॉल होता और एक ये वाला होता, ठीक है, शॉर्ट, है ना, मान लो ये एक ऐसे हमें बड़ा लग रहा है और एक जो है ये इसमें ऐसे करके छोटा हो गया, ठीक है, और दूसरा पेयर ये है आपका, ठीक है, तब भी क्या होगा, ये तभी आपका इस तरह से, या मान लो आपका ये शॉर्ट हो गया, ये टॉल हो गया, तो अब इसमें क्या है, इसमें डोमिनेंट कौन है, अब भी कौन है डोमिनेंट, हमारा कैपिटल वाला, बट क्या है कि ये दोनों डिफरेंट है, ये आपका डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, तो इसलिए ये कंडीशन आपकी होमोजाइगस नहीं होगी, कंडीशन कैसी हो जाएगी आपकी, ये कंडीशन कहलाएगी हेटेरोजाइगस। तो ऐसी कंडीशन जिसमें डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हो, एक पर्टिकुलर, एक कोई भी पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए, फिनोटाइप क्या होता है अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, तो उसके लिए एक आपके डिफरेंट तरह के एलील्स प्रेजेंट हो, तो ये जैसे यहाँ पे ये आपका टॉल वाला टी, ये डॉर्फ वाला, तो ये आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी डोमिनेंट वाला जो है ये कैपिटल टी यही होगा, ठीक है, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसका रहेगा, किसका, कैपिटल वाले टी का। अब यही मान लो क्या होता कि ये इधर वाला भी, ठीक है, और इधर वाला भी, दोनों ही कैसे होते, दोनों ही डॉर्फ वाले टी होते, ये भी और ये भी, तब ये कैसी हो रही है, तब भी ये सेम है, दोनों ही डॉर्फ एलील हैं, कौन से एलील है, तब भी वही सेम कंडीशन है, ऊपर वाली कौन सी, होमोजाइगस, क्योंकि अब भी क्या है, सेम एलील्स हैं, दोनों एलील्स कैसे वाले हैं, डॉर्फ वाले कैरेक्टर के, ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म होगा आपका वो क्या होगा, टी टी, तो ये दोनों ही क्या है, रेसेसिव, दोनों ही क्या है आपके रेसेसिव वाले कैरेक्टर, ठीक है, ये आपके आएंगे। बाकी दोनों कंडीशन होमोजाइगस और डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस, ये हो गया आपका होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब मैंने बोला, समझ में आ गया, अब मैंने बोला कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होती है ये बताऊंगी, डोमिनेंट हमेशा जीतेगा, ये समझना है हमें, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा आएगा। फिनोटाइप को फा से वर्ड पकड़ो, फ से फिनोटाइप, फ से फिजिकल, मतलब कोई भी चीज़ जिसका फिजिकल अपीयरेंस हमें पता चल रहा हो वो फिनोटाइप है। मतलब मान लो इसी का एग्जाम्पल ले लो जो हमने अभी टॉलनेस करा है, ये टॉलनेस जो है ये बात जो बता रही है, ये क्या बता रही है, ये इसका फिनोटाइप हुआ, ये बता रहा है कि ये क्या है, ये आपका टॉल है, ठीक है, ये टॉल है, तो ये क्या हुआ, ये इसका हुआ फिनोटाइप, ठीक है, ये उसकी हाइट के बारे में बता रहा है कि वो टॉल है, किसका, फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में हमें लग रहा है, मान लो कोई प्लांट है कि भाई ये टॉल है या ये डॉर्फ है, ये बता रहा है, तो ये उसका फिनोटाइप हो गया। और ये जो इसके बारे में ये बता रहा है, ये इसका जेनेटिक कोड जैसा दे रहा है हमें कि इसकी कोडिंग ऐसी है, हमें दिख तो नहीं रही है, ये किसी को थोड़ी पता अंदर की कोडिंग कैसी होके आई है, तो जो जेनेटिक मेकअप है इसका ये वाला, ये आपका होता है जीनोटाइप, ठीक है, क्या होता है, जीनोटाइप।
जो हमें दिख गया उसका कैरेक्टर सामने से वो है फिनोटाइप, और जो जिसकी वजह से वो है, जो हमें दिख नहीं रहा है, उसके जीन्स में प्रेजेंट है, जो हमें सामने से नहीं दिख रहा है उसके जीन्स में प्रेजेंट है, उसका जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कोड है उसका, वो है उसका जीनोटाइप। समझ में आया? सब कुछ ईजी था, अच्छे से समझ में आ गया। अब सिर्फ बच रहा है मेंडल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कौन थे मेंडल, क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे किया था, और जिस पे किया था क्यों किया था, है ना, और क्या था, कैसे किया था, क्या क्या उसकी जो डिफरेंट ट्रेट्स थे, क्या क्या थे उस पी प्लांट के, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ यही टॉपिक रह गया है, एक एक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक बार में हम मेंडल का कंप्लीट कर लेंगे, फिर लास्ट में हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड कर लेंगे। एक बार में करने से सब कुछ एक साथ एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। बात वही है, आप चाहे एक बार में देखो, चाहे 3-4 बार में देखो, और फिर उसको लास्ट में एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में बना दिया जाएगा, तब आप उसे एक बार एक साथ देख लो। बात वही पड़ती है। ठीक है, सो ये ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करना अच्छा है। सो आप इतना समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और जो लगे कि कुछ रह गया है तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके, बाय।